वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो इसका जो है ये बिल्कुल वही प्रिंसिपल है, एग्जैक्टली सिमिलर टू, याद रखना, सिमिलर टू एक्सपेंशन ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। यहां जो भी चीज तुमको हम बता रहे हैं वहां रेजिस्टिविटी रो की जगह लेंथ एल डाल दो, तो वैसा ही प्रिंसिपल वहां भी काम करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, किसी का लेंथ एक्सपेंड करता है, एरिया जो एक्सपेंड करता है, वो भी वही वैसा ही काम करता है, ठीक है ना। बुक्स में लिखा हुआ होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा थीटा। इसका मतलब क्या है? रो होता है रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रो होता है रेसिस्टिविटी एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, ठीक है। थर्मल, इसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ होता है बुक्स में। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्फा इंटू थीटा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है 1 से। क्या होता है? अल्फा इंटू थीटा जो है वो 1 से बहुत छोटा होता है। इसीलिए यहां तुम थर्मल एक्सपेंशन लगा सकते हो, सॉरी मतलब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। इसका मतलब है 1 प्लस अल्फा थीटा का मान लो तुम्हारे पास स्क्वायर है, इसको क्या लिख दोगे? 1 प्लस 2 अल्फा थीटा। मान लो तुम्हारे पास कहीं है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा थीटा, तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस अल्फा थीटा होल टू द पावर हाफ। तुम जानते हो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़े होगे तुम लोग, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होता है? इफ मॉड ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होता है वो होता है 1 प्लस nx। बेसिकली जब इसको बाइनोमियली तुम एक्सपेंड करोगे तो एक आएगा x, एक आएगा x स्क्वायर, एक आएगा x क्यूब, x टू द पावर n तक जाएगा। लेकिन बिकॉज ये मॉड ऑफ x बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर क्यूब बहुत 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 छोटा होता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो अगर अल्फा थीटा बहुत छोटा है 1 से, तो हम ये आराम से लगा सकते हैं 1 प्लस अल्फा थीटा। इसको क्या लिख देंगे बताओ? इसको क्या लिख देंगे? इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ अल्फा थीटा, 1 प्लस अल्फा थीटा बाई 2। तीसरा, मान लो हमारे पास है 1 प्लस 1 बाय अल्फा थीटा, 1 बाय 1 प्लस अल्फा थीटा। इसको क्या लिख दोगे? 1 माइनस 1 प्लस अल्फा थीटा होल टू द पावर माइनस 1, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू 1 माइनस अल्फा थीटा। उसी तरह से तुम अगर ये करते हो, कौन सा? 1 प्लस अल्फा 1 थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा 2 थीटा, 1 प्लस अल्फा 1 थीटा प्लस 1 प्लस अल्फा 2 थीटा, दैट वुड बिकम, यहाँ 4 टर्म आएंगे, 1 प्लस अल्फा 2 थीटा प्लस अल्फा 1 थीटा इंटू अल्फा 1 थीटा इंटू अल्फा 2 थीटा। तो लास्ट टर्म जो है ये छोटा है, ये छोटा है, छोटा इंटू छोटा बहुत छोटा, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दैट वुड बिकम 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू थीटा। देखो इस पे बेस्ड एक पैसेज आ चुका है आईटी मेन में। एक बार आईटी मेन में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया था, उसमें ये पूछा जा चुका है, लेकिन पूछा था कहाँ? एक्सपेंशन में। ये फॉर्मूला बेसिकली गलत है, ये स्पेशल केस फॉर्मूला है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा, ये स्पेशल केस में फॉर्मूला है। जनरली ये होता है, बट हमेशा जरूरी नहीं कि यही होगा। अगर हम यहाँ पे L की जगह L दे दें, L नॉट, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा, तो हम क्या कहेंगे इसको? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन।
एरिया ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा थीटा। बीटा को क्या बोलते हैं? सरफेस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, एरिया जो एक्सपेंड करता है टेम्परेचर के साथ। यहां हम डाल देंगे v इज इक्वल टू वी नॉट, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा थीटा। गामा को क्या बोलते हैं? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक। दूसरी बात, यहां हम 0 डिग्री लिए हैं, 0 नहीं भी लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहां पे हम 0 की जगह 10 ले रहे हैं और यहां थीटा की जगह 20 ले रहे हैं। यहां पे कौन सा वैल्यू ले रहे हैं? 10 पे। यहां क्या ले रहे हैं? 15 डिग्री पे। मान लो इनिशियल वैल्यू हम ले रहे हैं 10 डिग्री का यहां पे, यहां कितना ले रहे हैं? 15 डिग्री का। तो यहां कितना लिखेंगे? चेंज इन टेम्परेचर मतलब 5 डिग्री। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स 5 डिग्री। ठीक है। अब यहां देखो, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है किसके लिए? मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकेंड, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए? फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तुमको ये हम बता चुके हैं इसके बारे में। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो ये राइज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ये चीज बढ़ता है, ये पॉजिटिव होता है। निगेटिव होता है किसमें? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। दो एलॉय होते हैं, कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीज। एक होता है कांस्टेंटाइन, एक होता है मैंगनीज, MANGANIN। इसके लिए अल्फा लगभग 0 होता है। अगर तुम फिजिक्स लैब में लैब करोगे तो उसमें जो ज्वाइनिंग वायर होता है जिससे हम वोल्ट मीटर एमीटर को ज्वाइन करते हैं लैब में, वो एक वायर होता है, कॉपर जैसा दिखता है। उसके ऊपर एक कॉटन का धागा का एक इंसुलेशन होता है, वो इसी मेटल का बना होता है, कांस्टेंटाइन मैंगनीज का। इस कारण से क्या होता है कि जब टेम्परेचर वेरी भी करता है, इसका रेजिस्टिविटी क्या रहता है? अनचेंज रहता है। हम तुमको बताएंगे एक्चुअली ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। ठीक, ये फॉर्मूला स्पेशल केस में आता है, उसके साथ क्या कंडीशन है। अभी तुम ये मानो ये है, होता है। ठीक है, ये मानो ये होता है। यहाँ किसी को कोई डाउट है? यहाँ किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो, हम ये जानना चाहते हैं कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस क्या सेम फंक्शन में वेरी करेगा। पहली बात, क्या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, इसको लिखेंगे रेसिस्टिविटी, सॉरी इसको लिखेंगे रेसिस्टिविटी। क्या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी सेम होता है कि नहीं होता है? ठीक है। सो देखो, सबसे पहले एक रेसिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई। ठीक है ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई। अब समझो, क्या अगर L और A टेम्परेचर के साथ चेंज ना करे, इफ L and A, length and area A are not changing with temperature, यानी हर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या है? सेम है। अगर लेंथ और एरिया टेम्परेचर के साथ वेरी ना करे, सिर्फ रेजिस्टिविटी वेरी करे, तब तो लिख सकते हो R इज इक्वल टू, बेसिकली होगा क्या कि यहां डाल दो 0 0 0 0। R इज इक्वल टू R नॉट L नॉट बाई A नॉट। कहा? 0 डिग्री पे। कब? 0 डिग्री पे। थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करोगे? लिखोगे R थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट दैट टेम्परेचर इंटू लेंथ एट दैट टेम्परेचर बाय एरिया एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे R इज इक्वल टू रो एल बाई। रो का वैल्यू है, तुम जानते हो, रो नॉट इंटू 1 प्लस
अल्फा कौन सा, अल्फा रेसिस्टिविटी थीटा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। एल का वैल्यू होता है, अगर तुम थर्मल एक्सपेंशन पढ़े हो क्लास 11th में, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थर्मल एक्सपेंशन थीटा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ए थीटा होगा ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा थीटा। अल्फा बीटा गामा 3 पैरामीटर होते हैं किसी चीज के थर्मल एक्सपेंशन के। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है सरफेस एक्सपेंशन, एक होता है गामा होता है क्यूबिकल वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जरा देखो इसको 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 मिला दो तो ये तो क्या बन गया, ये क्या बन गया आर नॉट, इसको रो नॉट एल नॉट ए नॉट को मिला दो बन गया आर नॉट। 1 प्लस अल्फा रेसिस्टेंस थीटा, अल्फा रेसिस्टेंस थीटा, हम सिंपली इसको इसको जोड़ रहे हैं, अल्फा रेसिस्टेंस प्लस अल्फा थर्मल माइनस बीटा थर्मल। हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ले आ रहे हैं, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा, फोर्थ टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, फिर ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा। अब देखो ये अगर 0 है तब तो हम कह सकते हैं कि जिस फंक्शन अल्फा आर से ये वेरी किया था उसी से रेजिस्टेंस वेरी करेगा। लेकिन अगर ये रेशियो चेंज हो रहा है तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये पूरा टर्म कहलाएगा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जबकि ये जो टर्म था ये था अकेला थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो याद रखना अगर अल्फा 0 है, इफ एल नॉट बाय ए नॉट, इफ लेंथ एंड एरिया, इफ लेंथ एंड एरिया डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, अल्फा रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा रेसिस्टेंस। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो इसमें 2 टर्म और आएगा, अल्फा थर्मल और बीटा थर्मल। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा गया है फाइंड, यहां कोई डाउट किसी को? अब देखो ये फॉर्मूला आता कहां से है, देखो ये फॉर्मूला कहां से आता है और इसके साथ कंडीशन क्या है, और एग्जैक्टली सिमिलर चीज उसमें भी वैलिड है, किसमें, थर्मल एक्सपेंशन में अल्फा बीटा गामा के लिए। देखो ये मान लो मेरे पास कोई चीज है, ये इसकी रेसिस्टिविटी रो है और ये इसकी टेम्परेचर थीटा है, ये है रेसिस्टिविटी और ये है टेम्परेचर। मान लो इसका कोई ग्राफ इस टाइप से था, ऐसे कोई ग्राफ था, ये वेरी कर रहा था, किसी भी फॉर्म में वेरी कर रहा था। जिस समय इसकी टेम्परेचर थीटा थी उस समय इसकी रेसिस्टिविटी रो थी। अब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हुआ डेल्टा थीटा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, डेल्टा थीटा, ये बन गया थीटा प्लस डी थीटा। तो ये कितना हो गया, रो प्लस डी रो, ये कितना हो गया, रो प्लस डी रो। तो इस स्मॉल इंटरवल के लिए, छोटे से टुकड़े के लिए हम डिफाइन करते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज चेंज इन रेसिस्टिविटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यानी इसको हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसकी वैल्यू होती है ये, और ये क्या है बताओ, ये है फ्रैक्शनल चेंज, ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। समझ रहे हो? सो इस पॉइंट पे अल्फा की वैल्यू हो सकता है अलग हो और इस पॉइंट पर हो सकता है अल्फा की वैल्यू अलग हो सकता है अल्फा वेरिएबल हो।
समझ रहे हो, क्योंकि स्लोप अलग अलग है। देखो, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एट दैट टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, इसको डिफाइन उसी तरह से हम अल्फा बीटा गामा को डिफाइन करते थे। बीटा, अल्फा बीटा गामा थर्मल एक्सपेंशन में चेंज इन लेंथ डीएल पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बीटा, बीटा क्या होता था, चेंज इन एरिया डीए पर यूनिट ओरिजिनल एरिया ए पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इस तरह से डिफाइन करते थे। अब देखो, ये इसका बेसिक डिफिनीशन है, ये इसका बेसिक डिफिनीशन है। अब इसका नेक्स्ट में आते हैं, यहां लिख सकते हैं डी रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। हम दो टॉपिक एक साथ कवर कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन का डेरिवेशन फॉर्मूले का, और ये दोनों डी, ये इसका डिफिनीशन होता है, ये इसका डिफिनीशन होता है डी रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दो। जब टेम्परेचर था जीरो, जब टेम्परेचर था जीरो, तो मान लो ये कितना था, रो नॉट, और जब टेम्परेचर है थीटा, ये कितना है, रो थीटा। अब यहां ये दो पार्ट में टूट जाएगा, अब यहां ये दो पार्ट में टूट जाएगा। कौन कौन सा पार्ट, एक पार्ट जो है, एक पार्ट जो है, ये दो पार्ट में यहां से ब्रेक हो जाएगा। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, अल्फा फंक्शन ऑफ थीटा दिया है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अल्फा दिया है थीटा स्क्वायर, यहां लगेगा थीटा स्क्वायर डी थीटा, थीटा क्यूब बाय 3। अल्फा दिया हुआ है 1 बाय थीटा, 1 बाय थीटा डी थीटा एल थीटा। अल्फा दिया हुआ है कॉस थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा। वो अलग अलग केस में अलग अलग रहेगा। तो पहला केस यहां के बाद ये हमेशा वैलिड है। पहला, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, सो यहां पे पुट अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा, पुट अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा एंड इंटीग्रेट। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। उस केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा बनेगा। 1 बाय एक्स डी एक्स क्या होता है, ln x हो जाएगा ln रो बाय रो नॉट, ln रो थीटा बाय रो नॉट। 1 बाय एक्स डी एक्स हो गया ln x, ln रो थीटा बाय रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा थीटा। यहां से आएगा तो पता है, बेस चेंज करोगे, रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा थीटा। यहां से आएगा रो थीटा इज इक्वल टू रो नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फा थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला है। कब वैलिड है, जब अल्फा कांस्टेंट होगा। दिस इज वैलिड व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। तीसरा, if alpha is constant and alpha delta theta is very very less than 1, दो चीजें अगर वैलिड एक साथ हैं, क्या, एक तो अल्फा कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला तो वैलिड है ही। दूसरा, अल्फा इंटू थीटा, ये पावर बहुत छोटा है 1 से, तो तुमको पता है e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस प्लस। तो बिकॉज अल्फा थीटा 1 से बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर और क्यूब तो और छोटा होगा, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। देन वी वुड गेट रो थीटा इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड, हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आता है, क्योंकि अल्फा थीटा अगर 1/10 है अल्फा थीटा का स्क्वायर 1/100 होगा, अल्फा थीटा क्यूब 1/1000 होगा, वो और छोटा होता जाएगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला हम लिखे हैं जो वैलिड है, ये सिर्फ दो कंडीशन में वैलिड है। यहाँ दो कंडीशन चाहिए, क्या क्या, एक तो अल्फा फंक्शन ऑफ थीटा हो ना हो, एक तो अल्फा कांस्टेंट हो, और दूसरा अल्फा थीटा बहुत छोटा हो 1 से। ठीक, अगर तुम्हारे पास, सो दिस इज वैलिड ओनली इफ, दिस इज valid always, this formula is valid always, this is valid when alpha is constant, and this is
valid when alpha is constant as well as alpha delta theta is very very less than 1. तो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए आईआईटी के पेपर में तो वो चेक करना पड़ेगा ये फॉर्मूला वैलिड भी है कि नहीं है. मान लो अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, मान लो अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर 1 है, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर 1 है, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, तुम इस हर्डल को पार कर गए, अल्फा कांस्टेंट है, यहां पहुंच गए, अल्फा इंटू थीटा 1 है, अल्फा इंटू थीटा कितना है 1 है, तो तुम्हारा आंसर होगा रो थीटा इज रो नॉट इंटू ई टू द पावर 1 बिकॉज 1 इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1. यहां ये अप्रोक्सीमेट वैलिड नहीं. अगर अल्फा इंटू थीटा, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर 1 आ रहा है तो आंसर होगा रो थीटा इज रो नॉट इंटू ई टू द पावर 1 यानी लगभग 2.7 टाइम्स ऑफ रो नॉट. जबकि ये फॉर्मूला क्या देगा, यहां अगर अल्फा इंटू थीटा को दे देंगे कितना 1 तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ रो नॉट, जो गलत है क्योंकि उस केस में तुमको चेक करना पड़ेगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. मान के चलते हैं ये वैलिड है, मान के चलते हैं ये वैलिड है, ठीक है. तो ये है तुम्हारा इक्वेशन. अब इरोडो में क्वेश्चन है, इरोडो में क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना है इक्विवेलेंट अल्फा. ठीक है, निकाल लेते हैं. कोई डाउट यहां? ये असली मीनिंग है, बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है, सीधे पेपर में दिखाई देता है और कहीं दिखता नहीं है. तो देखो, नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट इज आवर, नाउ वी आर कमिंग टू दिस. हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इरोडो का आर इज इक्वल अगर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा फॉर्मूला दिया हुआ है किसी मटेरियल के लिए. तो हमारे पास दो मटेरियल है, एक है रेजिस्टेंस 1, एक है रेजिस्टेंस 1 R1, दूसरा है रेजिस्टेंस हमारे पास R2. इसका दिया हुआ है अल्फा 1, इसका दिया हुआ है अल्फा 2. हमको बताना है फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट, फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट. पहला है फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन अगर इसको हम सीरीज में लगा दें तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा. तो क्या करेंगे, हम जानते हैं R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2. समझो, ये है R1, ये है R2 और ये इनका मिला के R इक्विवेलेंट. ठीक है ना. अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा सा डी थीटा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा थीटा तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा. ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 थीटा और ये बन जाएगा R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 थीटा. ये हो जाएगा नया वैल्यू. ये वैल्यू स्टार्टिंग में था, मान लो ये इनिशियल वैल्यू था, 0 डिग्री पे था. जब थीटा डिग्री पे जाओगे ये मान लो वैल्यू कहां था, 0 डिग्री पे था. जब थीटा डिग्री पे जाओगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 थीटा, ये R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 थीटा और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट थीटा. लेट दिस बी, इसका दिया हुआ अल्फा 1, इसका अल्फा 2, ये निकालना है अल्फा इक्विवेलेंट क्या होगा. अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते और उसका अगर अल्फा इक्विवेलेंट होता उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस तो ये वैल्यू आता. अब क्या करो, इसको ओपन करो. R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, चलो इसको लिख दो R इक्विवेलेंट इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट, सॉरी R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट इंटू अल्फा इक्विवेलेंट थीटा इज इक्वल टू R1 थीटा प्लस, सॉरी R1 प्लस R1 अल्फा 1 थीटा प्लस R2 अल्फा 2 थीटा, सॉरी
R2 प्लस R2 अल्फा 2 3, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिए। तुमको पता है R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट था, तुमको पता है कि R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट था, ये कट जाएगा, R1 प्लस R2 ये R इक्विवेलेंट कट जाएगा। तो यहां से थीटा भी, अब जो 3 टर्म बचा ये और ये, इसमें भी थीटा कॉमन आके कट जाएगा। तो तुम्हारा आंसर आएगा अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 बाय अल्फा R इक्विवेलेंट कितना हो गया R1 प्लस R2। इसको एक्सटेंड करना चाहते हो R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 प्लस R3 अल्फा 3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, लाइक दैट, दिस इज द अल्फा इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इरोडो का क्वेश्चन है, हम इसको बाद में रेफर करेंगे। सेकंड, इसी में हमको निकालना है अगर इसको पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको लगाएंगे पैरेलल में तो क्या होगा। सेकंड पार्ट है, इफ द सेम टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then what is the equivalent thermal conductivity, equivalent coefficient of thermal resistance with change in temperature, वो जो है क्या होगा। तो देखते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस फॉर्मूला लिख दो और सब कैंसिल हो जाता है, बट तुमको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में तुमको टाइम नहीं मिलेगा इसको डेराइव करने का या फिर ये करने का। ठीक है, सो देखो दूसरा है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अल्फा इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख लेते हैं, हमने एक अल्फा इस तरह से लिया है, ये इसका कोई रहा होगा R इक्विवेलेंट, ये है R1, ये है R2। तुम जानते हो हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। मान लेते हैं 0 डिग्री पे ये कंडीशन था, हमने क्या किया, टेम्परेचर को कर दिया थीटा, तो क्या लिख देंगे 1 बाय R इक्विवेलेंट इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट थीटा शुड बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे 1 बाय R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 थीटा, नया वैल्यू इसका, प्लस 1 बाय इसका नया वैल्यू क्या होगा R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 थीटा। याद रखना। ये होगा 0 डिग्री पे ये था और थीटा डिग्री पे ये है और थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे ये है, तो लिख दिया इसको। अब क्या करते हैं इसको, हमको तो कैंसिल करना होगा इसको। अब हम बता चुके हैं अल्फा और थीटा इतना छोटा होता है, अल्फा इंटू थीटा इतना छोटा होता है, हम उसको बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 1 प्लस अल्फा 1 थीटा टू द पावर -1, 1 प्लस अल्फा 1 थीटा टू द पावर -1, ये 1 माइनस अल्फा 1 थीटा, ये हो जाएगा 1 बाय R1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1 थीटा, ये हो जाएगा 1 बाय R2, 1 प्लस अल्फा 2 थीटा टू द पावर -1, 1 माइनस अल्फा 2 थीटा, और ये बन जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट थीटा। यहां पे हम अप्रोक्सीमेशन का साइन दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो ब्रैकेट खोलोगे तो यहां पे आएगा पहला 1 बाय R इक्विवेलेंट, यहां पर आएगा फर्स्ट टर्म 1 बाय R1, यहां आएगा फर्स्ट टर्म 1 बाय R2, सब कट जाएगा। 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो बचेगा क्या, बचेगा यहां माइनस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू थीटा बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1 थीटा बाय R1 माइनस अल्फा 2 थीटा बाय R2। थीटा भी कॉमन आगे कट गया, माइनस तो कट ही गया था, तो यहां से आएगा अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, लेकिन R इक्विवेलेंट जो है तो यहां से आ जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना था 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना था 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू कितना जाएगा ये बताओ, अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1, अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 बाय R1 R2। तो देखो यहां से ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा R1 इंटू R2, ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2, सो अल्फा इक्विवेलेंट बिकम्स अल्फा 1 R2 प्लस
अल्फा 2 R1 बाय R1 प्लस R2। पिछले वाले केस में क्या था, अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 बाय R1 प्लस R2। यहां क्या है, अल्फा 1 R2, अल्फा 1 के साथ R2 है, अल्फा 2 के साथ R1 है। पहले क्या था, अल्फा 1 के साथ R1 था, अल्फा 2 के साथ R2 था। ये चेंज आ गया। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, ये इरोडो का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम उठा के डाल देंगे, हम बता देंगे। ठीक है सर, 3 हुआ तो अभी तक तो हमने नहीं देखा, लेकिन हम कर सकते हैं। हम जो प्रोसेस वही करेंगे, 1 बाय आर इक्वलेंट 1 बाय आर प्लस 1 बाय R2। तो यहाँ क्या होता बताओ, अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या लिखते, 1 बाय आर इक्वलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक, यहाँ क्या लिखते, 1 बाय आर इक्वलेंट 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट थीटा इज 1 बाय R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 थीटा, 1 बाय R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 थीटा प्लस 1 बाय R3 इंटू 1 प्लस अल्फा 3 थीटा। फिर यहाँ लिखते 1 बाय आर इक्वलेंट इज, क्या लिखते 1 बाय आर इक्वलेंट, ये वही रहता, ये वही रहता, ये होता एक, ये एक थर्ड और आता 1 बाय R3 इंटू 1 माइनस अल्फा 3 थीटा। अब क्या करते हैं, 1 बाय आर इक्वलेंट और इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म कैंसिल कर देते। तो यहाँ के बाद हमारा एक्सप्रेशन जो आता वो आता अल्फा इक्वलेंट। अगर 3 होता तो क्या होता, ये सब वही रहता, यहाँ पे एक और टर्म आता, ये कट जाता, फर्स्ट तो आता माइनस अल्फा इक्वलेंट थीटा बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, यहाँ होता माइनस अल्फा 1 थीटा बाय R1 माइनस अल्फा 2 थीटा बाय R2 माइनस अल्फा 3 थीटा बाय R3। थीटा कट गया सब में से, यानी तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं। तुम लिख सकते हो इसको इस तरह से, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो। ऑल केस के लिए तुम यहां लिख सकते थे अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा आई बाय आर आई। देखो, अल्फा 1 बाय R1 प्लस अल्फा 2 बाय R2 प्लस अल्फा 3 बाय R3, समेशन ऑफ अल्फा आई आर आई बाय आर इक्विवेलेंट। और पिछले केस में तुम्हारा क्या था, पिछले केस में था तुम्हारा मेरे ख्याल से अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा आई आर आई बाय आर इक्विवेलेंट। सॉरी, ये सॉरी यहाँ गलत, हाँ गलत, हाँ यहाँ पे हो जाएगा। देखो, आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, हाँ आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, नहीं आर इक्विवेलेंट इनटू, सॉरी हाँ आर इक्विवेलेंट इनटू समेशन ऑफ अल्फा आई बाय आर, करेक्ट, ठीक है ना। ये देखो, आर इक्विवेलेंट इनटू समेशन ऑफ अल्फा आई आर है। और इस केस में, पिछले केस में था अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 बाय आर इक्विवेलेंट, ये था समेशन ऑफ अल्फा आई आर आई बाय आर इक्विवेलेंट, ये था ना। ठीक है, उसको जनरलाइज कर सकते हैं। हालांकि कहीं में देखा नहीं क्वेश्चन वैसा, लेकिन अगर आएगा तो मेथड समझ गए तो हम कर लेंगे मेथड। लेकिन एक चीज है, आजकल के एग्जाम में क्या हो रहा है, स्पीड बहुत मैटर कर रहा है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, बट जो देखा नहीं है, मतलब सोचने का टाइम नहीं दे रहा है। किसी भी पेपर में आज के डेट में सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है। 25 मतलब ये समझो कि हर 2 मिनट में एक क्वेश्चन बनना चाहिए, तभी पेपर कंप्लीट होगा। और 2 या 3 मिनट में क्वेश्चन बना पाना, पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसको समझना, फिर उसको सॉल्व करना, ये तभी पॉसिबल है। एटलीस्ट ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे हो जो पहले से देखे हुए हो। नहीं तो हर क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, तब सॉल्व करें तो नहीं हो सकता है। इसीलिए द अमाउंट ऑफ वेरिएशन जो क्वेश्चन में हो सकते हैं, सब तुम्हारा देखा हुआ होना चाहिए। इस 2 साल की प्रिपरेशन में हर बच्चे को हर क्वेश्चन एक बार नज़र के सामने से गुजर गया हो तो वो याद आ जाता है। डिफिकल्टी लेवल पेपर का नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन विथ बहुत हो गया है। और जैसे जैसे कोचिंग आ गए हैं और जिस तरह से बुक्स चले आए हैं, आजकल इंफॉर्मेशन भी बहुत आ गया है। मतलब सिलेबस खत्म करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के लिए। मतलब मुझे लगता है कि आज के टाइम में 11th और 12th का सिलेबस 2 साल में खत्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, या कम से कम 3-4 साल का कोर्स बनाए। खैर ये मेरे हाथ में नहीं है। एक मैंने पेज 139 पे एक बताया था डिमिंग ऑफ लाइट, इस पर भी एक क्वेश्चन आईटी ने पूछ दिया था, जो मैंने तुमको नोट्स भेजा था। ये बताया था कि देखो, हमने तुमको बताया था
कि जो घर होता है उसमें सारे हाउस होल्ड कनेक्शन जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। मैंने क्या बताया था कि घर में जितने भी हाउस होल्ड कनेक्शन होते हैं, फैन है मान लो, ठीक है, ये फैन है, या फिर ये मान लो कोई टीवी है, या मान लो कोई बल्ब है, ठीक है, कोई मान लो कि एक गीजर है ना, गीजर है, सब जो है पैरेलल में होते हैं, यानी सबके अक्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही होता है। तो फिर हम जब गीजर ऑन करते हैं या हीटर ऑन करते हैं तो हम देखते हैं हमारा बल्ब जो होता है, लाइट, वो थोड़ा डिम हो जाता है और फिर धीरे से अपने आप फिर मतलब मेकअप होता है, फिर वो अपने को रिस्टोर कर लेता है। बट जैसे तुम कोई हैवी अप्लायंस स्विच ऑन जो है करोगे तो देखोगे कि तुम्हारा जो बल्ब है या जो लाइट है वो थोड़ा डिम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वोल्टेज थोड़ा सा गिरता है तब फिर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि हमको ये पता है कि सब तो पैरेलल में होते हैं, तो पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम रहेगा। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कनेक्टिंग वायर्स। इसका कारण क्या होता है? वो होता है कनेक्टिंग वायर्स। समझो, हालांकि घर का कनेक्शन इस तरह से नहीं, लेकिन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इज why the lights goes dim when a heavy appliance is switched on? Because voltage across voltage is same, across all, हर एक एप्लीकेशन का वोल्टेज जब सेम है तो फिर क्यों ऐसा होगा? नहीं होना चाहिए। तो इसका समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मतलब अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट है और ये कहीं पूछ देता है कहीं भी। तो है क्या इसमें कि ये मान लो एक बैटरी, मतलब बैटरी तो नहीं होता है घर में, पावर जो किसी और फॉर्म में आता है, बट हमने अभी तक एसी पढ़ा नहीं है तो मान लेते हैं इस तरह से है। तो इसमें क्या होता है, ये मान लो एक बल्ब है, ये मान लो एक बल्ब है तुम्हारा, ये बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है, और तुमने यहां पर क्या किया है, एक हीटर ऑन किया है, यहां पर एक जो है हीटर है, तुम जैसे इस हीटर को ऑन करोगे तुम देखोगे इसका वोल्टेज गिर गया, क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं हम, ये है रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। हम जब किसी को करते हैं तो सीधे उस चीज को घुसा नहीं देते हैं। हम किसी को करते हैं कि हमारे घर टेबल लैंप जल रहा है या कुछ भी, अगर हमारे यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है तो हम जो वोल्टेज लगाते हैं, जिस वोल्टेज क्रॉस, तो बल्ब को सीधे नहीं उस पे प्लग में घुसाते हैं। बल्ब से लेकर प्लग तक एक वायर होता है, जो वायर घुसता है उस वायर का एक अलग ये होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर है, इसकी वजह से ये हो रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर क्या होता है, जीरो, तब नहीं होता वैसा। तो एक समझो, अगर ये 0 वोल्ट पर है तो ये V वोल्ट, अगर ये 220 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट पे नहीं है, कुछ कम वोल्ट पे है। अब क्या होता है समझो, अब क्या होता है, इसमें जो कनेक्टिंग वायर है इसकी रेजिस्टेंस होती है, कनेक्टिंग वायर हैव रेजिस्टेंस ऑल्दो लेस। कनेक्टिंग वायर जो होती है यहां से लेके यहां तक जो उसको वायर से कनेक्ट किए हो, इस वायर का रेजिस्टेंस होता है, भले वो कम हो लेकिन जीरो नहीं होता है, मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, R है, मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, R है, ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू कितनी R है, और ये मान लो V0 वोल्टेज है, ये मान लो कितना है V0 वोल्टेज, ये E है, ये मान लो EMF E है, ये मान लो EMF E है, ये पॉइंट A और B है। तुमको पता है जो पावर ऑफ द बल्ब होगा ना, पहले जो पावर ऑफ द बल्ब जो पहले था वो कितना था, वो कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस AB का होल स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब, ये होगा ना। ये क्या हो जाएगा बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मान लो R है, ये R, ये होगा इसका पावर। दिस वाज इक्वल टू, पहले E बाय, जब ये कनेक्टेड नहीं था तो E बाय R प्लस R
इंटू आर, यही वोल्टेज होगा ना इसके अक्रॉस। ये आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर कितना है, ये हो गया करंट इंटू आर। देखो तो जब ये हीटर कनेक्टेड नहीं था और लूप इस तरह से था, उस समय इसका जो रेजिस्टेंस था कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, वो सीरीज में था। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वो था ई बाय आर प्लस आर, आई स्क्वायर इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस आर। ये इसमें क्या था, ये इसमें क्या था, करंट था। ये इसमें क्या था, करंट था। ये मतलब इसमें पावर था। दिस इज द पावर इन द बल्ब, दिस इज द पावर अक्रॉस द बल्ब। ठीक है, अब क्या करो, हीटर को स्विच ऑन कर दो। सेकेंड, हीटर ऑन, हीटर इज स्विच ऑन। अब क्या हो जाएगा, पावर ऑफ द बल्ब। अब पावर ऑफ द बल्ब फिर से वही होगा, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, जो ए और बी के अक्रॉस, ए और बी, ये बी है, ए और बी के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसका स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, इसका कितना होगा, आर, वी स्क्वायर बाय आर। ये क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, देखो 1 बाय आर तो रखो। अब वी ए बी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वी ए बी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, लिख देंगे हम ई बाय, एक चीज बताओ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस अगर हम क्या मान लें, अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस लेट 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर हीटर इज 1 बाय एक्स, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, इन दोनों का, इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, एक्स। तो क्या हो जाएगा, यहां से करंट कितना निकलेगा, सो बताओ, या यहां से या ये बताओ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये जो ईएमएफ ई है वो दो रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये जो ईएमएफ ई है वो दो रेशियो में डिवाइड हो रहा है, कुछ पार्ट ड्रॉप यहां पर है और कुछ इसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। ये हो जाएगा, देखो ई इंटू आर बाय आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ, वी स्क्वायर बाय आर। देखो इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को x मान ले तो हमारा इस तरह से आएगा। देखो कैसे, ये हो गया x, ये कितना है r, यह है e, यह है a, यह है b। तो AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट वुड बिकम E स्क्वायर बाय E बाय, इसको दो रेशियो में डिवाइड करना है, कुछ यहां कुछ यहां। तो यहां जो रेशियो होगा वो होगा x बाय एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक, हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा कम है, तो कैसे करेंगे कंपेयर, हमको इन दोनों कंपेयर करना है, कैसे करेंगे कंपेयर। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 1 प्लस आर बाय एक्स का होल स्क्वायर बाय आर, आई थिंक सही है जी। इसको ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे x से डिवाइड, इसको x से डिवाइड, इसको x से, इसको x से। ठीक है, यहां भी क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे इसको हम r से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल R से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय, जब इसको कैपिटल R से ऊपर नीचे डिवाइड करें कैपिटल R स्क्वायर से, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहां ई स्क्वायर है, यहां भी ई स्क्वायर है, यहां 1 बाय आर है, यहां भी 1 बाय आर है, यहां 1 प्लस आर बाय आर है और यहां 1 प्लस आर बाय एक्स है। अब तुमको पता है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें एक्स और आर को, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू आता है वो लेस देन द लीस्ट आता है। तो ये वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से छोटा है, ये वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से छोटा है। सो एक्स इज लेस देन आर। तो अगर हम एक्स को यहां लेस रखेंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बताओ, यहां था स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, यहां स्मॉल आर बाय कैपिटल एक्स, बाकी सब सेम है। यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है,
छोटी है तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, तो पावर क्या होगा, छोटा होगा, तो इसलिए पावर घट जाता है। फिर वो ट्रांसफार्मर उसको फिर एक्स्ट्रा सप्लाई देकर उसको बैलेंस कर देता है। वो ट्रांसफार्मर का प्रॉपर्टी है, यहाँ प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस कारण से घटता है। उसमें इफेक्ट क्या होता है, ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। मैंने इसको जो नोट्स में लिखा है 139 पे, वो मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है। ये मैंने अभी किसी और मेथड में चला गया था तो मैंने उससे इसको सॉल्व कर दिया, नहीं तो उसमें शॉर्टर मेथड है। पेज 139 पे देख लेना, नोट्स में पेज 139 पे ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका पावर घटता है। दूसरा मैंने उसके पेज 140 पे बताया है कि जब पावर ग्रिड होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, वो कैसे होता है। जब पावर स्टेशन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और जहां इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, कंज्यूम होता है, वहां से वहां तक जिसको ले जाया जाता है ट्रांसमिशन वायर में, वो कैसे ले जाया जाता है कि पावर का लॉस नहीं हो या कम लॉस हो, ठीक है। हाउ द ट्रांसमिशन इज डन इन द पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में किस मैकेनिज्म से उसको भेजा जो है जाता है, बता रहे हैं वो। इसको देख लेना, ये पेज 139 पे है, मैंने सब कुछ कहीं नहीं दिया हुआ है। अब देखो, मान लो ये तुम्हारा पावर ग्रिड है, ये कुछ टावर्स लगे होते हैं, तुमने देखा होगा, खेतों में लगे होते हैं, और यहां से बिजली जाती है, तार पे बिजली जाती है ऐसे करके। कहां से ये जाती है, फ्रॉम पावर स्टेशन टू दैट डेस्टिनेशन, पावर स्टेशन टू डेस्टिनेशन, ठीक है। इसको भेजा जाता है। तो जब भेजा जाता है तो सोचो, ये जो वायर है तुम्हारा, जिस वायर से तुम इस करंट को भेज रहे हो, कहां से कहां भेज रहे हो, पावर स्टेशन से लेके कंज्यूमिंग पॉइंट तक, तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है R इक्वल टू रो L बाय ए होती है। अब L कितना लार्ज है, किलोमीटर्स में है, L कितना लार्ज है, हो सकता है 100 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो। एरिया कितना स्मॉल है, एक पतला वायर ही तो है, ऐसा थोड़ी बहुत मोटा सिलेंडर है। तो यानी ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ये लार्ज होता है, इसीलिए पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए पावर लॉस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब तुमको पावर को सेंड करना है, तो बस दो तरीका है भेजने का, या तो हाई, देखो पावर जो तुम्हारा होता है P नॉट, वो होता है I नॉट इंटू R नॉट V नॉट। तुमको कोई पावर अगर भेजना है तो उस पावर को तुम क्या कर सकते हो, पावर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज होता है। तुम दोनों काम कर सकते हो, या तो तुम करंट को ज्यादा कर दो, वोल्टेज कम कर दो, या करंट को कम कर दो, वोल्टेज ज्यादा कर दो। दोनों मैकेनिज्म तुम इसको भेज सकते हो। कौन सा मैकेनिज्म बेटर होगा भेजने के लिए, ठीक है। हम इसको भेजना चाहते हैं, हम अपने घर में हाई वोल्टेज चाहते हैं, हम अपने घर में वोल्टेज चाहते हैं, या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट या वोल्टेज चाहते हैं, तो हम इसको कैसे भेजेंगे। तो हम कह रहे हैं कि पावर का जो लॉस होता है एज हीट, इसमें जो लॉस होगा पावर का, ये अगर हम दो तरीके लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर, या इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर। समझो, आई स्क्वायर आर में R न्यूमरेटर में है, V स्क्वायर बाई आर में R डिनोमिनेटर में है। यहां लॉस कम होगा, यहां लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, बहुत बड़े रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको तुम क्या करो, डिवाइड कर रहे हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भेजने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से भेजते हैं। क्या करते हैं हम इसको भेजते हैं इस तरह से। हमको पावर तो फिक्स है, हम यहां से लिखते हैं P, हम यहां से लिखते हैं कि I नॉट इज इक्वल टू P नॉट बाई V नॉट, I नॉट इज इक्वल टू P नॉट बाई V नॉट। हम इसको लार्ज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं। इससे ये क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक। अब जब इसको हम भेजते हैं तो हमारा जो लॉस होता है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर, का मतलब है P नॉट स्क्वायर बाय V नॉट स्क्वायर इंटू आर, ठीक। तो सोचो, P नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट जो भेजना है, ये R जरूर है बट ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। हम वोल्टेज को बहुत लार्ज करते हैं,
तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, वी सेंड पावर और इलेक्ट्रिसिटी इन पावर ग्रिड at high voltage, less current, rather than high current, less voltage, to minimize करंट लॉस, पावर लॉस। देखो, रेजिस्टेंस को तो तुम फेंक नहीं सकते हो, तुम रेजिस्टेंस को तो चेंज नहीं कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। उतना लंबा वायर चाहिए ही, वो मटेरियल चाहिए ही, रेजिस्टेंस को तुम लॉस नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम यहां एक काम जरूर कर सकते हो, अगर तुम करंट को ज्यादा करते हो तो ज्यादा इंटू ज्यादा, ये स्क्वायर है और ये उसके साथ ये लार्ज है ही, इस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस पे तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है। यहां अगर तुम दे रहे हो, यहां पर अगर तुम दे रहे हो, अगर तुम हाई करंट दे रहे हो तो हाई करंट का स्क्वायर इनटू हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा लॉस होगा। अगर तुम हाई वोल्टेज दे रहे हो तो भले ये ज्यादा है, इसको तुम कम नहीं, इसको इतना ज्यादा कर दो कि ये बाय ये रेशियो जो दिख रहा है वो बहुत छोटा हो जाए। ये मान लो बहुत बड़ा है, बट दिस बाय दिस बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका ये कहना है कि पावर लॉस एट 22 किलो वोल्ट, अगर तुम 22 किलो वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी को भेजो, इज 10 to the power -4 टाइम्स ऑफ पावर लॉस एट 220 वोल्ट। अगर तुम 220 वोल्ट के वोल्टेज पे इसको भेजो, उसके कंपैरिजन में उसी को क्या करो, इसको कर दो 100 टाइम्स, इसको 100 गुना कर दो वोल्टेज को, और करंट को 1/100 कर दो, और तब भेजो सेम पावर को, तो तुम्हारा लॉस 10⁻⁴ टाइम्स होगा। ये होता है पावर ग्रिड का फंक्शन। अब समझो, जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ था और घर में पहुंचाना था बिजली, तो उसमें सोचा जा रहा था क्या किया जाए, एसी में भेजा जाए कि डीसी में भेजा जाए। इलेक्ट्रिसिटी को घर तक एसी अल्टरनेटिंग करंट में भेजा जाए कि डायरेक्ट करंट से भेजा जाए, एसी या डीसी। लेकिन इसकी वजह से एसी जीत गया, डीसी हार गया। क्यों? एसी अल्टरनेटिंग करंट को तुम एक ट्रांसफार्मर के मदद से उसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, उसको बोलते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो तुम इसके वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हो, अपनी मर्जी से बढ़ा दो, जब मन करे घटा दो, पावर वही रहेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट घट जाएगा, लेकिन तुम चेंज कर सकते हो। डीसी को तुम नहीं कर सकते हो, इसीलिए डीसी फेल हो गया। क्योंकि डीसी अगर भेजते तो 99% का लॉस इस वायर में ही रहता, 1% ही घर तक पहुंचता। ट्रांसफार्मर जो होता है डीसी में डायरेक्ट करंट में काम नहीं करता, इसीलिए बैटरी इज नॉट एन इकोनॉमिकल डिवाइस फॉर लार्ज स्केल पावर, वो एसी होता है। एसी का को तुम ये जो किए ना, वोल्टेज को बढ़ा दिए और करंट को घटा दिए, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर एक्शन, और ये सिर्फ एसी में होता है। एसी कैन बी, अल्टरनेटिव करंट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर। इसीलिए आज पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो एसी के फॉर्म में होती है, डीसी के फॉर्म में नहीं होती है। तो डीसी को तुम स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारा लॉस होगा। इसीलिए हर घर के बाहर, हर बिल्डिंग के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्योंकि जब तक वो पावर ग्रिड से आता है वो बहुत हाई वोल्टेज पे रहता है। लेकिन घर में हमको इतना वोल्टेज नहीं चाहिए, घरों को इतना वोल्टेज चाहिए।
तो घर में आने के ठीक पहले अपार्टमेंट के बाहर, कॉलोनी के बाहर, गांव में एक ट्रांसफार्मर होता है जो इसको वापस यहाँ लाके तब घर में भेजता है। इसलिए जब आपका ट्रांसमिशन वायर होता है जो ऊपर से जाता है, उसमें बिजली बहुत कम, उसमें करंट बहुत कम होता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज होता है उसमें, हाई करंट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। उसमें एमीटर लगा देंगे ना तो कुछ देगा ही नहीं, वोल्ट मीटर लगाएंगे तो बहुत लार्ज वैल्यू देगा, वोल्ट मीटर टूट जाएगा। ठीक है, चलिए, मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था इसमें, मैंने इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था कि नहीं? नहीं बताया था, ठीक है, बता रहा हूँ। by September end or at most by October 5, my target is to complete magnetism also. मैं मैग्नेटिज्म खत्म करना है बाय सितंबर एंड और अक्टूबर 5, यानी अक्टूबर 6 से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स सिलेबस ओवर, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, ये सब है कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। ठीक है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तुम्हारे यहाँ नोट्स में होगा पेज 149 पे, ये तुम्हारे में नोट्स में है 149 पे। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ये तुम पहले भी किए हो कई बार, इसलिए हमको ये सब ये 4 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मान लो कि कोई गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो करंट मेजर कर सकता है, यह एक रेजिस्टेंस होता है। छोड़ दो, ये गैल्वेनोमीटर एक किस्म का रेजिस्टेंस, इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। पढ़ेंगे क्या होता है, ये करंट मेजर करता है। ठीक है, मेरे पास है गैल्वेनोमीटर, मैं दिखा सकता हूँ। R1, R2, R3 एंड R4, ये पेज 149 पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, तुमने यहाँ एक वोल्टेज लगा दिया, ऐसे एक सोर्स लगा दिया, तो ये सोर्स क्या करेगा, करंट भेजेगा आई, यहाँ पे करंट आके 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं इसमें जीरो डिफ्लेक्शन हो, हम चाहते हैं इसमें क्या हो, जीरो डिफ्लेक्शन हो, यानी इसमें जीरो करंट हो। करंट कितना हो इसमें, जीरो, इसमें कोई करंट ना है। इसका मतलब है जो करंट I1 यहां जाएगा वही करंट I1 यहां भी चला जाएगा, और जो करंट I2 यहां जाएगा वही करंट I2 यहां भी चला जाएगा। यहां पे इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाना है। हम इसकी कंडीशन जानना चाहते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। I1 यहां जाएगा, I1 यहां, I2 यहां जाएगा, वही I2 यहां से चला जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाना चाहिए मिडिल ब्रांच में। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, हम लेफ्ट लूप में देखें, हम लेफ्ट लूप में देखें, यहां से चले और यहां तक आए तो क्या लिखेंगे, -I1 R1। देखो -I1 R1, यहां से यहां कोई चेंज नहीं, क्योंकि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है, इसमें कोई करंट नहीं है। इसका मतलब है VP = VQ। पोटेंशियल ऑफ P और Q अगर सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है करंट इन PQ इज जीरो, करंट इन PQ इज जीरो। उस कंडीशन में यहां से यहां जाओगे तो क्या लिखोगे, तो ये और ये इक्वी पोटेंशियल है। यहां से यहां -I1 R1, यहां से यहां कोई चेंज नहीं, यहां से यहां जब जाओगे लूप में लिखोगे +I2 R2 इज जीरो। अब यहां जाओ, राइट ट्रायंगल में जाओ, यहां से यहां जाओ, क्या लिखोगे, -I1 R2, सॉरी ये R3 होगा, -I1 R2, यहां से यहां जाओगे करंट के ऑपोजिट, तो क्या लोगे, +I2 R4, और यहां से यहां जाओगे क्या लिखोगे, जीरो, ये जीरो। इसको उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो। I1 R1 by I2 R2 is I2 R3 by I2 R4, you would get R1 by R2 = R3 by R4। ये कंडीशन है किसके लिए, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज।
कंडीशन फॉर बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। उस केस में यू कैन रिमूव रिमूव G, इसको निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका होना ना होना बराबर है, ये हो के भी नहीं है, ये हो के भी नहीं है। अब क्या है ये बताओ, ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज, तो बताओ उस केस में R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये और ये सीरीज R1 प्लस R2, ये और ये सीरीज और म्यूचुअली पैरेलल R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। दूसरी बात, यहां हमने क्या देखा था, अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है तो V और P और Q सेम पोटेंशियल पे था। इफ R1/R2 इज ग्रेटर देन R3/R4, अगर R1/R2 ज्यादा होता कंपेयर टू R3/R4 के, तो सिंपल बात है, यहां अगर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, इधर करंट कम जाएगा, इधर करंट ज्यादा जाएगा, तो नेट करंट फिर यहां से जाएगा ऊपर। तो इस केस में आता VQ इज ग्रेटर देन VP, यानी करंट जो मिडिल ब्रांच में होता गैल्वेनोमीटर वाले में वो P से Q होता, कहां Q से P होता, Q से P होता। तुम चाहो तो एक काम और कर सकते हो, तुमको ये चेक करना है कि क्या होगा, तुमको ये चेक करना है क्या होगा, तुम एक काम करो, इसको देखना है तो एक्सट्रीम केस ले लो, एक किसी वैल्यू को इनफाइनाइट ले लो या जीरो ले लो। अगर हम इसको इनफाइनाइट ले लें, अगर हम क्या करें, हम अगर मान लो यहां को ज्यादा करना है तो काम करते हैं, इसको हम इनफाइनाइट कर देते हैं, समझ रहे हो। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट, जीरो मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। अगर हम इसको इनफाइनाइट कर देते तो क्या होता, अगर हम इसको इनफाइनाइट कर दें, R1 becomes infinite, that means it becomes open circuit। तो करंट यहां पर तो यहां तो करंट जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। करंट क्या होगा, यहां पर आएगा, फिर दो ब्रांच में बढ़ जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, तो करंट किधर जाएगा, इधर से इधर, तो निकल गया। या तुम ये भी कर सकते थे, इस कंडीशन को लाने के लिए R4 को जीरो कर दो, R4 को जीरो कर दो। जीरो मतलब क्या हुआ, R4 को वायर बना दो, तब भी तो वही हो गया ना, दिस बाय दिस। नो ये तो गलत हो जाएगा। R2 को कर दो जीरो, R2 को जीरो कर दो, R1 को इनफाइनाइट करो या फिर R3 को जीरो कर दो, सबको रखो नॉन जीरो, R3 को कर दो जीरो, तो ये हो गया जीरो। तो जीरो तो छोटा ही है ना, R3 को कर दो जीरो, R3 को जीरो कर दो, R3 जीरो मतलब हो गया ये। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, यहां पे जब आएगा, यहां तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, करंट यहां से निकल जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, तो तुम देख सकते हो VP VQ। उसी तरह से अगर मतलब कहने का इधर अगर तुम इस रेजिस्टेंस अगर तुम बढ़ाओगे, बैलेंस कंडीशन बाद इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, तो जो करंट पहले यहां जा रहा था उससे थोड़ा कम जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, वो रास्ता प्रेफर्ड नहीं होगा, उधर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा यहां से फ्लो करेगा, तो यानी यहां से यहां फ्लो करेगा करंट। और अगर इसको कम करोगे तो क्या होगा कि यहां से इसको प्रेफर करेगा, ज्यादा करंट यहां से जाएगा। अब क्या होगा, यहां एक्स्ट्रा करंट है तो कुछ करंट नीचे आएगा, P से Q आएगा, वो तुम कर सकते हो, वो थोड़ा सोचो कर लो। तीसरा, अगर तुम बैटरी का और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर, तो भी बैलेंस कंडीशन रहेगा, लेकिन एक चीज बदल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल जाएगा। कैसे, देखो, इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड, still it is balanced। ठीक है, देखो अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा,
ये सब तुम्हारे नोट्स में है, ये सब तुम्हारे नोट्स में है। देखो हम क्या करें, जहां गैल्वेनोमीटर है तो वहां क्या लगा देते हैं, बैटरी। जहां गैल्वेनोमीटर है वहां क्या लगा देते हैं, बैटरी। पहले गैल्वेनोमीटर कहां से कहां था, पी और क्यू के बीच में, अब वहां क्या लगा दिया, बैटरी। पहले बैटरी कहां से कहां था, ए और बी के बीच में। पहले बैटरी कहां से कहां के बीच में था, ए और बी के बीच में। हम क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। समझ रहे हो, पहले पी और क्यू के बीच में था गैल्वेनोमीटर, और अब पी और क्यू के बीच में है बैटरी। और पहले ए और बी के बीच में था सेल, अब ए और बी के बीच में है गैल्वेनोमीटर। फिर से ये बैलेंस्ड होगा। क्यों होगा, दिस बाय दिस होना चाहिए R1 R2 R3 R4 था ना, नहीं R3 R4, R1 R2 R3 R4, ये था ना डायग्राम, आई थिंक। हाँ, अब देखो इसके अबाउट दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस अगर होगा तो बैलेंस्ड होगा, तो है कि नहीं है जरा देखते हैं। अगर क्या R2 बाय R4, क्या R2 बाय R4 इज इक्वल टू R1 बाय R3 है, तो अगर ये था, अगर ये था तो ये भी है, यही तो है ना चीज। R2 बाय R4, इसको वहां लेके उसको यहां लेके चले आए। देखो अगर R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, अगर दिस बाय इक्वल दिस बाय दिस था, तो अभी R2 बाय R4 इज इक्वल टू R1 बाय R3 यहीं से निकलेगा। ये भी है करेक्ट, ये वैलिड है। इसका मतलब है अब क्या निकाल दोगे, इसको निकाल दोगे, ए बी को निकाल दोगे। अब क्या करोगे, रिमूव ए बी, और जैसे तुम ए बी को निकालोगे, जैसे तुम ए बी को निकालोगे, अब क्या होगा, ये और ये सीरीज R2 और R4 सीरीज, R1 और R3 सीरीज, तो अब जो R इक्विवेलेंट होगा दैट बिकम्स R1 प्लस R3। देखो यहां R1 प्लस R2 था, R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R4। यहां क्या था, R3 प्लस जब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस था, और यहां पे था तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज था। अब क्या है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, R इक्विवेलेंट बदल जाएगा, लेकिन बैलेंस अभी भी रहेगा। ठीक है, दूसरे फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होते हैं, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज को ही दिखाने का कुछ और तरीका भी है, जो कि क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, मतलब सेम चीज को लिखने का तरीका चेंज किया जाता है। एक ये है, सो अदर फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या क्या होता है। एक होता है ये, दूसरा होता है, तो यहां पे होता है गैल्वेनोमीटर या फिफ्थ जिसको निकालते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ये, चीज सेम ही है, खाली दिखाने का तरीका जो है अलग अलग है। ये होता है गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच। तीसरा ये होता है गैल्वेनोमीटर का ब्रांच, ये होता है ऐसे, ये होता है ऐसे, ये होता है, सब सेम ही है, सब सेम ही है। ये गैल्वेनोमीटर ब्रांच होता है। ठीक है, तुम देख सकते हो अगर हमारा ओरिजिनल मान लो इस टाइप से था, ये था ए, ये था बी, और ये था तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये था पी और ये था क्यू। अभी भी ये है ए, ये है बी, ये है
P, ये है Q। अभी तुम देख सकते हो कोरिस्पॉन्डिंग है, ये है A, ये है B, ये है P, ये है Q। P और Q के अक्रॉस ये है P, ये है Q, ये है A। इस साइन का मतलब होता है कि दोनों कांटेक्ट में नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। वो तार एक के ऊपर से एक निकल गया हुआ है, ये कांटेक्ट में नहीं है। ये तार एक के ऊपर एक, उसका साइन ये होता है। तो ये भी हो गया। ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ऐसा कोई भी डायग्राम दिखे तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं बिफोर आई टेक इरोडो क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, यहाँ कोई डाउट किसी को? देखो, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, समझो। एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है। यहां एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये बैटरी लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है। ये मान लो 6 ओम है, 3 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। अब बताना है इस मिडिल ब्रांच में करंट कितना होगा। अब बताना है इस मिडिल ब्रांच में करंट कितना होगा। व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच? फाइंड करंट इन मिडिल ब्रांच। ये इक्विपोटेंशियल है, बट इक्विपोटेंशियल का मतलब नहीं करंट फ्लो नहीं करे। कंडक्टर के अंदर बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो कर सकता है। क्यों? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तुम में से बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि सर ये जो है इक्विपोटेंशियल है, क्योंकि ये तो एक कंडक्टिंग वायर है, इसका तो रेजिस्टेंस है नहीं। तो जो वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, यहाँ पे हर पॉइंट पे वोल्टेज सेम होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0 है। तो करंट क्यों फ्लो करेगा? क्यों नहीं हो सकता? ये 0 और ये 0 दोनों हो तो करंट क्यों नहीं फ्लो कर सकता है? करंट फ्लो नहीं कर सकता है अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर रेजिस्टेंस नॉन जीरो है, ये 0 है, समझो। अगर रेजिस्टेंस नॉन जीरो है, अगर रेजिस्टेंस नॉन जीरो है और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, तो करंट को 0 जो है होना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस नॉन जीरो है और करंट 0 है, अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो करंट को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन जीरो है। दिस इंटू दिस को 0 होना है। बट अगर रेजिस्टेंस 0 है तो करंट क्यों नहीं फ्लो कर सकता है? 10 एम्पियर इंटू 0 इज 0 हो सकता है, कुछ भी करंट फ्लो कर सकता है। सो जो रेजिस्टेंस, जो कंडक्टिंग होता है ना, कंडक्टिंग पाथ जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, उसमें बिना पोटेंशियल डिफरेंस के भी करंट फ्लो कर सकता है, याद रखना। फॉर जीरो रेजिस्टेंस path, current can flow without a voltage, without a potential difference। यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 है लेकिन करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो करेगा, कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं? देखो, ये दोनों इक्विपोटेंशियल, ये तो श्योर है। करंट इसमें है, इसमें करंट नॉन जीरो है, इसमें करंट जो है वो नॉन जीरो है, बट पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे 0 है, सेम पोटेंशियल है। ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में क्या होगा बताओ? ये और ये पैरेलल में, और ये भी क्या होगा? पैरेलल में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बताओ? 2 ओम। 6 × 3/6 + 3, 2 ओम। इन दोनों का भी कितना हो जाएगा? 2 ओम। 2 और 2 सीरीज में,
2 and 2 इन सीरीज, यानी करंट कितना आएगा बताओ। यानी ये सर्किट कुछ इस टाइप से दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों को हम एक कर सकते हैं। ये 6, ये 3, ये 3, ये 6, हमारा ये और ये मिलकर हो गया 2 और ये मिलकर 2, नेट हो गया 4। सो करंट यहां से निकलेगा 12/4, करंट यहां से निकलेगा I = 12 वोल्ट बाय R इक्विवेलेंट। ये दोनों मिलकर हो गया 2, ये दोनों मिलकर हो गया 2, 2 और 2 सीरीज 4, कितना आ गया 3 एम्पियर। करंट कितना निकलेगा बैटरी से 3 एम्पियर। अब क्या होगा, जब ये 3 एम्पियर यहां पहुंचेगा, जब ये 3 एम्पियर यहां पहुंचेगा, कितना 3 एम्पियर, इसको दो पैरेलल पाथ मिलेंगे, जिधर रेजिस्टेंस कम उधर करंट ज्यादा। इसमें कितना हो जाएगा 2 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर। उसके बाद फिर यहां पे ये दोनों मिलेगा, मिल के क्या बन जाएगा, फिर से 3 बनेगा, फिर बटेगा। ये दोनों मिलेगा यहाँ पे 1 और 2, 3 बनेगा, फिर बटेगा। अब क्या होगा, 1 इधर, सॉरी 2 इधर, 3 इधर। यानी कि जब यहां से करंट आएगा कितना 3 एम्पियर, इसमें कितना गया, इसमें करंट कितना गया 1 एम्पियर, इसमें कितना गया 2 एम्पियर, फिर ये दोनों मिला, फिर बटा, फिर बटेगा। यहां कितना जाएगा, यहां जाएगा और यहां पर जाएगा 2 एम्पियर, यहां कितना जा रहा है 3 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर। बन जाएगा। अब बताओ पॉइंट Q से P कितना करंट गया होगा, यहां से आया 2, यहां से आया 2, यहां से गया 1, यहां से ऊपर कितना गया होगा 1 एम्पियर। यहां से आया 2, यहां से गया 1, यानी इस जंक्शन पे यहां से यहाँ कितना आएगा 1। सिमिलरली यहां से पहुंचा 1, यहां से पहुंचा 1, दोनों मिलकर कितना बन गया 2। सो मिडिल जो है ब्रांच में नीचे से ऊपर की तरफ कितना करंट जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। ठीक है।